हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 की व्याकरण, जिसमें टॉपिक है रस, छंद और अलंकार। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टॉपिक से आपको प्रत्येक वर्ष प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से ऐसी कोई भी वर्ष नहीं बेटा जिस बार बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न ना आए हों। बस आपको मेरे साथ बने रहना है और इन टॉपिक का विशेष रूप से अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे बेटा, वह टॉपिक है हमारा रस। क्या है बेटा? रस। रस आपके सिलेबस में बेटा केवल 2 ही रस लगे हुए हैं, जिनका नाम है, पहला है बेटा हास्य रस और दूसरा रस है बेटा करुण रस। तो हम सबसे पहले रसों का अध्ययन करेंगे, फिर छंद और फिर अलंकार। एक ही वीडियो में हम इन तीनों के विषय का अध्ययन करेंगे, तीनों टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला हमारा टॉपिक है सबसे पहले हास्य रस। कौन सा रस बेटा? हास्य रस। क्या कहता है बेटा ये? आप इसमें सन देख सकते हैं कितनी बार ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रत्येक वर्ष इससे कोई ना कोई प्रश्न अवश्य बन जाता है। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए बेटा, इस बार आपका जो आएगा वो बेटा OMR सीट पर आएगा। ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको OMR सीट पर देना होगा। पहले क्या होता था? पहले बेटा प्रश्न आता था कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, पर ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। कैसे आएगा बेटा? कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, उदाहरण दे देंगे, और वो आपसे पूछेंगे कि बताओ ये हास्य रस है या करुण रस। तो आपको बहुविकल्पीय के रूप में इसे टिक करना है और इसका जवाब OMR सीट पर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक मनोविकार हास रस उत्पन्न करता है। बेटा सबसे पहले इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है बेटा हास। आप याद रखें, हास रस का जो स्थायी भाव है वो है हास। हो सकता है पेपर में ऐसे भी पूछ ले कि हास रस का स्थायी भाव बताइए, तो आपको हास पर टिक करना है। फिर है बेटा विकृत। विकृत रूप, आकार, बेसवाड़ी और चेष्टाओं को देखकर हास नामक मनोविकार के परितुष्ट होने पर हास रस की उत्पत्ति होती है। मैं बताऊं बेटा, किसी भी चीज़ को देखकर यदि आपके मन में कोई हास्य या हंसी आ रही है तो वहाँ बेटा हास रस उत्पन्न हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है बेटा कि उसका स्थायी भाव क्या है? हास्य है। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है बेटा, हास्य रस की उत्पत्ति कब होती है? जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है। और ये आपको ध्यान रखना जरूर है बेटा, किसी भी चीज़ को देखकर, चाहे वो किसी का रूप हो, आकार हो, वेश हो, वाणी हो, चेष्टा हो, किसी को भी देखकर मन में बस हंसी आ जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर हास्य रस है, और हास्य रस वही उत्पन्न हो जाएगा। देखें बेटा, इसका उदाहरण देखते हैं। हंसी हंसी वाजे दे के दूल्हे है दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में, कहे पद माकर सो काहू सो कहे को कहा, जोई जहाँ देखो सो हंसई ताहो राहू में। अब आप देखें, अगले देखते हैं बेटा। मगन भई हंसे नगन महे से ठाड़े, और हंसे ऐव हंसी हंसी के उमा में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। अब बेटा अगर ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछें कि बताओ ये कौन से रस का उदाहरण है, बेटा ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो सकता जो आप ठीक से जवाब ना दें। बस बारीकियों को आपको समझना होगा। हास्य रस का उदाहरण है तो सबसे पहले आप पहली लाइन में देखिए, 2 बार हंसी हंसी आ गया और जहाँ हंसी वहीं हास्य रस। अगले देखते हैं, ये देखिए, चौथी लाइन में भी हंसी है, छठी लाइन में भी हंसी है, 5वीं लाइन में भी हंसी है, और 7वीं में भी है, और बेटा हास जो स्थायी भाव है वो भी है। आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल उदाहरण को पढ़कर कहीं पर कुछ वर्ड ऐसे अवश्य मिलेंगे आपको जो ये बताएंगे कि ये हास्य रस है, तो आप तुरंत टिक किस पर लगा देंगे बेटा? हास्य रस पे। और ये जरूरी नहीं इतना बड़ा ही आए, हो सकता है बेटा ये शीश पर गंगा हंसे यहाँ से यहाँ तक आ जाए। कई किताबों में ये भी है और स्टार्टिंग वाला भी है, लेकिन आपको केवल एग्जाम्पल देखकर उस पर टिक लगाने को आएगा, ना कि लिखने को। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। अन्य उदाहरण को भी हम जानते हैं बेटा। इस छंद में महादेव जी आलंबन है, क्योंकि उन्हीं को देखकर हंसी आती है। उनकी विलक्षण
सा उद्दीपन है। अतिथि स्त्रियों का हंसना, भागना, खड़ा रह जाना आदि अनुभाव है। भय, हर्ष और चपला संचारी भाव हैं। इसके संयोग से हास रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति हुई है। महादेव जी की बारात का यानी शंकर भगवान की बारात का ये है। आपने देखा है उन्होंने बारात में किस प्रकार का वेश बनाया था, जिससे सभी लोग देखकर हंस रहे थे, कुछ लोग भय से भी डर रहे थे। अन्य उदाहरण भी बेटा समझते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीतरि तुलसी सो कथा मुनि वृंद सुखारे, हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहार, और कीन बली रघुनायक जु करुणा करी कानन को पग उधारे। तो आप देख सकते हैं ये भी बेटा हास्य रस का ही उदाहरण है। आपको उदाहरण रटना नहीं है, ना ही आपको याद करना है। आपको केवल समझना है कि किस उदाहरण में हास्य रस है और किस में करुण रस है। जहाँ हंसी आ जाए, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, हास होता है। तो जहाँ हंसी आ जाए किसी को भी देखकर, वहाँ पर हमेशा हास्य रस होता है। अब देखते हैं बेटा करुण रस। करुण मतलब क्या होता है, दुख होना। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा करुण रस। करुण रस आप देख सकते हैं कितने वर्ष इससे भी प्रश्न पूछा गया है, लगातार सन इसमें पड़ी हुई हैं बेटा। देखें, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात प्रिय वस्तु व्यक्ति के नाश का अनिष्ट या हृदय से उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। अब आपको सबसे जो मेन याद रखना है वो रखना है बेटा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। और हास्य रस का क्या था, हास। ये पूछे जा सकते हैं बेटा, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और ये करुण रस होता क्या है, किसी को भी देखकर मन में जो दया का भाव, करुणा का भाव, दुख का भाव उत्पन्न हो जाए। वो बेटा आपके परिवार का व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, इसका नाश हो जाए, किसी का जैसे घर गिर जाता है या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें जो दुख होता है, मन में हृदय में जो दया का भाव, दुख का भाव जागृत होता है, वहाँ हमेशा करुण रस होता है। तो चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल जानते हैं। फेमस एग्जाम्पल है बेटा, सभी लोग जानते हैं इसे। उदाहरण क्या है, श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता की यह दशा करुण रस की निष्पत्ति करती है। श्रवण कुमार के जब मृत्यु हुई थी तो उनके माता पिता काफ़ी दुख थे, क्योंकि उनका लड़का खत्म हुआ था, तो बहुत दुखी थे। और क्या कह रहे थे, देखिए बेटा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो बेटा आप देख रहे हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको, पटक रही थी शीश मतलब सिर। सिर कब पटकती है, जब उसकी मणि खो जाती है, मतलब जब दुख होता है। और जब उनके माता पिता को पता चलता है कि उनके बेटे की हत्या या मृत्यु हो चुकी है, तो वो बहुत ही दुख होते हैं। कोई भी माता पिता ऐसा थोड़ी नहीं होगा वो खुशी होगा, बेटा दुखी होगा ना। और जहाँ दुख हो वहाँ पर कौन सा रस होगा, करुण रस। जहाँ दुख होगा वहाँ कौन सा रस होगा बेटा, करुण रस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं बेटा अगले। ये तो थे हमारे रस का टॉपिक, जिसमें हमने हास्य रस और करुण रस का अध्ययन किया था बेटा। और अच्छे से, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है बेटा, हास, किसी को देखकर हंसी आ जाना, हास्य रस। करुण रस का क्या है स्थायी भाव बेटा, शोक, किसी को देखकर मन में जो दुख का भाव प्रकट होता है, वही आपका शोक या करुण रस होता है। अब हम पढ़ते हैं बेटा छंद। टॉपिक क्या है, छंद। पहला छंद है हमारे सिलेबस में लगा हुआ सोरठा, और दो ही छंद हैं, एक सोरठा और एक रोला। तो हम समझते हैं सोरठा क्या है बेटा। देखिए, इससे भी अनेक बार प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार प्रश्न आए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं हम सोरठा को। सबसे पहले देखो बेटा इसकी परिभाषा, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कौन कौन से बेटा, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बहुत ही सरल और सिंपल परिभाषा है बेटा कि ये दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो देखते हैं बेटा उदाहरण। सबसे पहले क्या है, पहले मात्रा हम बाद में लगाना सीखेंगे, पहले इसका उदाहरण देखते हैं। जो सुमृत सिद्धि हुई, गण नायक कविवर वदन, करऊ अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इतना सिंपल सा इसका उदाहरण है। अब हम इसकी मात्राएं देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि ये बेटा पहला चरण है, दूसरी लाइन दूसरा चरण, तीसरी लाइन तीसरा चरण और चौथी लाइन चौथा चरण। तो कुल मिला के ये 4 चरण हैं।
पहली लाइन पहला चरण, दूसरी लाइन दूसरा चरण। और किस किस में बताई थी 11 बेटा? पहले एवं तीसरे चरण में, पहले चरण और तीसरे, इसमें 11 11, और जो दूसरा वाला और बेटा चौथा है उसमें 13 13 मात्राएं। तो ये मात्राएं लगती कैसे, मैं आपको ये बताऊं। पहले आप मात्राएं समझें। जब हम ऐसा एक लगाएंगे तो इसे एक गिनेंगे, और जब हम ये ऐसे एस की तरह लगाएंगे, जब बेटा ऐसे एस की तरह लगाएंगे ऐसे करके, तो इसे हम गिनेंगे 2। क्या गिनेंगे? 2। अब ये लगती किस किस में, एक किस पे लगती? 2। तो बेटा 4 अक्षर आप याद रखें, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और चंद्रबिंदी। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और चंद्रबिंदी, इनमें हमेशा एक मात्रा लगती है, याद रखें। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और चंद्रबिंदी, इसमें हमेशा एक मात्रा लगेगी। इसके अलावा कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, उस पर हमेशा ये वाली मात्रा लगेगी जिसे हम 2 गिनते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है पूरी समझ में आई होगी आपको ये बात। चलिए समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले बेटा जो, जहाँ पे ओ की मात्रा है। अब बताओ क्या इन 4 अक्षरों में कहीं पर भी ओ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। जब इन 4 में अगर कोई अक्षर आता होता तो बेटा हम 1 लगाते, और जब इन 4 में वो नहीं आ रहा है तो वहाँ 2 लगाएंगे। तो जहाँ पे ओ की मात्रा है इसका मतलब इस पे 2 लग गई। उसके बाद सुमिरत पे देखो, सा पे छोटू की मात्रा, और इसमें छोटा ऊ आ रहा है, इसका मतलब सा पे 1 लगेगी। माँ पे छोटी की मात्रा, इसमें देखो ये छोटी है तो माँ पर 1 लगेगी। रा और ता पर कोई मात्रा नहीं है बेटा, तो कोई मात्रा नहीं होती है तो उस पर 1 1 लगाते हैं, वो मानी जाती है बेटा छोटे आ की। तो इस पे रा पर भी 1, ता पर भी 1। अब देखो सा पे छोटी की मात्रा 1 लगेगी, धा पे छोटी की मात्रा 1 लगेगी। अब देखो हा पे ओ की मात्रा, तो बताओ इन 4 में कहीं पर ओ है? नहीं है ना, तो इसीलिए हा पे 2 लगेंगी। अब है छोटी, छोटी तो मैंने खुद ही यहाँ लिख दिया है, तो इस पर भी 1 लगेगी। बताओ समझ में आया बेटा लगाना मात्राएं? ठीक है। दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं गा और ना, 1 पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो गा पर के ऊपर भी 1 और ना के ऊपर भी 1। ना पर बेटा देखो तीसरे वाला जो अक्षर है, ना पे आ का डंडा है, तो इस पे 2, क्योंकि ना पे आ के डंडा का मतलब ये बड़ा अक्षर है, बड़ा आ है, और मैंने इन चारों में बड़ा आ कहीं लिखा है। मैंने कहा बेटा ये 4 अक्षर पे ही 1 लगेंगे, बाकी सब पे 2, तो इसी पे, इसीलिए बड़ा आ का डंडा है तो 2। या और का पे कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए 1 1। कभी वर में देखो का पर कुछ नहीं है तो 1, रा पे छोटी की मात्रा 1, बा रा पे कुछ नहीं 1 1, बा दाना पे कुछ नहीं है तो 1 1। तो बेटा आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मात्राएं कैसे लगती है। ये 4 आएंगे तो 1 अक्षर और इसके 1 मात्रा, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए उस पर हमेशा आपको 2 मात्राएं लगानी है। ठीक है, तो अब गिन लेते हैं, इसे 2 गिना जाएगा। ठीक है बेटा, देखो अब इसे हम गिनते हैं, गिन के देखते हैं क्या पहले और तीसरे में 11 11 है या नहीं है। देखो बेटा ध्यान से देखो, पहले में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एस वाले को 2 गिना जाएगा। तो पहले में बेटा कितनी हो गई? 11। देखो यहाँ पर लिख भी देंगे। दूसरे में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप देखें दूसरे वाले में 13 हैं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा अब तीसरी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखो इसमें भी 11 हैं। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें देखो 13 हैं। अब आप ये समझें, पहले नंबर पे जो था उसमें भी 11 है, तीसरे नंबर पे जो था उसमें भी 11 है, दूसरे पर और चौथे पे 13 13। तो यही तो परिभाषा थी, प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो बिल्कुल ठीक। अब आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, पेपर में इसकी भी परिभाषा नहीं आएगी, इसका उदाहरण आएगा। कोई सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। अब जब वो उदाहरण आएगा तो आपसे पूछेंगे बताओ ये रोला है या सोरठा, तो आपको मैं इतनी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा बेटा। आप केवल पहले ही चरण पर मात्रा लगा के देख लें, केवल पहले पर, और पहले पर लगाने से यदि 11 आ जाएं, पहले पर, इन्होंने कहा है ना पहले एवं तीसरे पे 11 11 है, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, केवल पहले पर ही लगाने से अगर 11 आ जाएं तो तुरंत सोरठा लगा देना, क्योंकि पहले 11 किस में होती हैं? पहले चरण में 11, तो पहले पे लगाने से अगर 11 मात्राएं बन जाएं तुरंत सोरठा पे टिक कर देना, आपका जवाब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले, इसका अन्य उदाहरण भी है वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है बेटा, देखें
अब इसके दो उदाहरण और दे रखे हैं यहाँ पर, समझते हैं इनको भी कैसे करके ये सोरठा है वो समझते हैं। अन्य उदाहरण देखें बेटा, अन्य उदाहरण में देखते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण है लिखा हुआ, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सख देख तारक बुध बुदा दे रहा। तो हमें ये नहीं पता, ये बेटा अलग है, ये अथवा वाला अलग है। बंदव मुनिपद कंज रामायण जेहि निर्मऊ, सरवर कोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। हमें ये बिल्कुल नहीं पता है। मान लो ये, अच्छा अभी तो इसके सोरठा के नीचे हैं तो आप लगा देंगे कि भाई सोरठा है सोरठा। अब हमें नहीं पता, पेपर में ये आ गया, अब हमसे पूछा बताओ ये सोरठा या रोला या चौपाई या क्या है, कुछ भी। छंद तो कई होते हैं, फिलहाल तो तुम्हारे सिलेबस में दो ही हैं, एक रोला और एक सोरठा। तो आपको रोला या सोरठा में से ही किसी एक पर टिक लगाना है। तो अब लेकिन कहीं रोला पे ना लगा दो, तो कैसे पहचानेंगे? अभी मैंने बताया था, आप पहले चरण पर मात्रा लगाएं और जैसे ही 11 आ जाए तुरंत सोरठा लगा दें। लगा के देखते हैं। देखो बेटा, पहले पर ला पे छोटी की मात्रा है तो एक, खा का और आ एको पे अक्षर नहीं है, एको मात्रा नहीं है तो एक एक लगेगी। ठीक है, एक एक 4 हो गई है। ये कितनी हो गई बेटा? देखो ला पे छोटी की मात्रा एक, खा पे कोई अक्षर नहीं एक, का पे कोई अक्षर नहीं एक, रा पे कोई अक्षर नहीं एक। अब आ जाओ ला पे छोटी की मात्रा, ला पे ओ की है तो बेटा यहाँ पर लगेंगे 2, हा पे छोटी की 1, ता पे 1। अब ला पे की मात्रा है तो 2, खा पे 1, कुछ नहीं है तो 1। अब आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, पद पहला कहाँ तक होगा? जहाँ तक कॉमा लगा है, यहाँ तक पहला पद, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। अब आप पहले में देख लो कितनी हुई हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, पहले में देखेंगे हम तो अच्छी तरह से समझते हैं। देखो पहले में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गई। 11 जैसे ही पहले वाले में आपने देखा कि ये 11 मात्राएं हो गई, और जैसे ही ये मात्रा 11 हो गई, ये कौन हो गया? सोरठा। केवल एक पे लगा कर देख लो, अगर पहले में ही 11 आ गई तुरंत सोरठा लगा दो। दूसरे में देखें, ये हटाते हैं, तब ये दूसरा जो उदाहरण दे रखा है ये भी समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ये कैसे है। तो देखो सबसे पहले आप ये समझे, बापे अंकी बिंदी, मैंने बेटा चंद्र बिंदी पे बताया था एक लगेगी, अंकी बिंदी पे 2 ही लगेंगी, ये याद रखना। तो अंकी बिंदी है बंदों पे इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक है बेटा पहला पद, लगाओ। देखो बापे अंकी बिंदी 2, दा पे किसी की मात्रा नहीं 1, फिर चंद्र बिंदी 1, माँ पे छोटू की मात्रा 1, ना पे छोटी की मात्रा 1, पा पे और दा पे कुछ नहीं तो 1 1, का पे अंकी बिंदी तो 2, फिर जा पे छोटू की मात्रा तो 1। अब आप देखें, मैं इसकी जो हैं वो नीचे लगा दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके या अच्छे से दिख सके। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ मैं नीचे लगा रहा हूँ इतने की। देखो बापे अंकी बिंदी इधर बराबर में लगा दे रहा हूँ, अंकी बिंदी बापे तो 2, इसे सही करके बना लो 2, फिर दा पे किसी की नहीं, यहाँ देखो दा पे कुछ नहीं तो 1, फिर चंद्र बिंदी पे मैंने 1 बताया था, फिर माँ पे छोटू की मात्रा है बेटा तो 1, ना पे छोटी की मात्रा है तो 1, पा और दा पे कुछ नहीं तो 1 1, का पे अंकी बिंदी तो 2, और फिर जा पे छोटू की मात्रा तो 1। सही है। तो देखो गिनो, इसे गिनो बढ़िया करके, कितनी हो रही है इसे गिनो, 2 3 4, इसे 2 गिना जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 हो गई, तुरंत लगा दो ये सोरठा है। केवल पहले वाले पर मात्रा लगाओ, मात्राएं 11 बैठे तुरंत सोरठा लगा दो। ठीक है बेटा, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रोला, जो हमारे सिलेबस में दूसरा छंद दे रखा है। रोला समझते हैं बेटा, रोला क्या होता है। देखें कई बार आया हुआ प्रश्न है, सन भरमार है, बिल्कुल आई हुई है। परिभाषा समझते हैं इसका। यह सममात्रिक छंद, ये भी याद रखने की जरूरत है बेटा, ऐसे पेपर में आएगा कि 2 1 का उल्टा कौन होता है? सोरठा। सममात्रिक छंद कौन होता है? रोला। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 13 और यति 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 4 चरण होंगे। प्रथम बात, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। परिभाषा आपको समझ में आ गई। बाकी हम उदाहरण समझते हैं जिससे बहुत अच्छी तरह से आपको उदाहरण पर समझ में आए और सीख सको। देखें बेटा उदाहरण, को पापी पंचत प्राप्त सुन चमंग धावत, बन बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तक ताक लोत त्रिपकथा त्रप थगा के टट लावत,
9 2 11 होत 3 5 विस रावत। भारतेंदु जी का लिखा हुआ है, गंगा बतरण से लिया गया है इसे। अब इसमें 4 चरण, पहली बात क्या हुई थी, 4 चरण। तो आप देखें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 चरण हो गए। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। तो एक पे लगा के देख लेते हैं, अगर 24 आ जाए तुरंत लगा देंगे, रोला है भाई। पहले पे लगा के देखते हैं, तुरंत 11 आ जाए भाई, सोरठा है। सिंपल। देखो इन्होंने खुद लगा दिया है, मात्राएं लगाना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और उन्हें खुद बेटा इन्होंने लगा भी दिया है। तो बस मात्रा हमें गिनना है केवल। अच्छा, इन्होंने एक लाइन पे बता दिया है, क्योंकि मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं बेटा, पेपर में परिभाषा और उदाहरण नहीं आएंगे। पेपर में केवल और केवल उदाहरण ही आएगा। आपको केवल टिक लगाना है कि ये रोला है या सोरठा। पहले चरण पर मात्रा लगाइए, 11 आ जाए तुरंत सोरठा लगा दीजिए। एक लाइन में मात्रा लगाइए, 24 मात्राएं आ जाए तुरंत क्या लगा देंगे बेटा, रोला लगा देंगे। चलिए गिन के देखते हैं बेटा, मात्रा पहले से ही लगी हुई हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने हो गए बेटा, 24। समझ में आ गया। तो आपको पता चल गया बेटा, ये हो गए 24 मात्राएं। ऐसे ही आप जब दूसरे पे लगाएंगे तब भी 24 आएंगी, इस पे लगाएंगे तब भी 24, इस पे लगाएंगे तब भी 24। आपको याद कुछ नहीं रखना है, पेपर में उदाहरण आएगा, जल्दी से मात्रा लगाओ। पहले पे 11 आ गई, सोरठा लगा देना। पहले पे लगाओ, 24 आ गई, रोला लगा देना। कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। नीचे देखो क्या लिखा है बेटा, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। क्या लिखा है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 और 13 पर यति है, अतः यह छंद रोला है। बताओ बेटा, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, आ गया बेटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं। हमने रसों का भी अध्ययन कर लिया, हमने छंद का भी अध्ययन कर लिया। लास्ट टॉपिक बेटा हमारा बचा है अलंकार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अलंकार। अलंकार से भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा, 100% आएगा बेटा। देखते हैं अलंकार होता क्या है। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। बेटा पेपर में हो सकता है ये आ जाए, अलंकार का क्या अर्थ है, आभूषण। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं बेटा, वो शब्द हैं मेरे प्यारे बच्चों, अलम, अलम का मतलब भूषण, और कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात भूषण या शोभा बढ़ाने वाला अलंकार होता है। बेटा जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा उसके गहने, तभी उन्हीं को तो आभूषण कहते हैं बेटा, गहने बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाता है। तो आप सिंपल कहेंगे अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है बेटा भूषण, और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी कि भूषण करने वाला, भूषण मतलब शोभा, शोभा करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला अलंकार है। और अलंकार का एक वर्ड में अगर अर्थ पूछे पेपर में आए, बताओ अलंकार का अर्थ क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे आभूषण। क्या कहेंगे, आभूषण, ठीक है। चलिए, और अलंकार में अगर उपसर्ग पूछेगा ना तो अलम बताना है बेटा, ठीक है। अगले देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। अब पेपर में आएगा ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके काव्य में उत्पन्न होने से चमत्कार उत्पन्न हो, आप टिक लगाएंगे बेटा अलंकार पर। अतः अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग माना गया है। आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है। आचार्य जो दंडी थे उन्होंने क्या कहा है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रच्यते। अलंकार के बेटा 2 भेद हैं। अलंकार के कितने भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। पेपर में हो सकता है इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि अलंकार के कितने भेद हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा भेद आए तो आपको 2 लगाना है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ शब्द अलंकार होता है, और जहाँ अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहाँ अर्थ अलंकार होता है। ऐसा भी बेटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्दों में अलंकार करने वाले को कौन सा अलंकार कहते हैं, तो शब्द अलंकार कहते हैं, और जब अर्थ में चमत्कार हो तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अब देखें बेटा, हमारे सिलेबस में जो अलंकार लगे हुए हैं हमें केवल उन्हीं का अध्ययन करना है। वो कौन से बेटा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार हमारे सिलेबस में उन्हीं का अध्ययन करना है। 3 ही अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। चलिए एक एक करके हम इन्हें सीखते हैं, और इनसे भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए।
देखें बेटा, सबसे पहला जो अलंकार है हमारे सिलेबस में वह है उपमा। देख सकते हैं आप कितने वर्ष इससे प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं। मैं आपको इसमें भी बता दूं बेटा, इसकी भी परिभाषा उदाहरण लिखने को नहीं आएंगे, बस केवल एक उदाहरण आएगा जिसे पहचान कर आपको टिक लगाना है कि वो कौन सा अलंकार है। ठीक है, चलिए। जहां दो भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण आदि के कारण सादृश्य या साधर्म या की स्थापना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। किस किस में? दो भिन्न पदार्थों में या दो व्यक्तियों में समान गुण आदि के कारण सादृश्य या साधर्म की स्थापना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। याद रखें बेटा ये बात, दो भिन्न व्यक्तियों पदार्थों में जब समान गुण के आधार पर सादृश्यता की जाएगी, वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार बेटा होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखें बेटा, उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है बेटा? मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इस पंक्ति में मुख उपमेय है। मुख क्या है बेटा? उपमेय है। चंद्रमा उपमान है। मयंक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा उपमान है। मनोहर समान धर्म है। मनोहर क्या है? समान धर्म। और सम जो है सादृश्य वाचक शब्द है, इससे स्पष्ट होता है कि ये एक उपमा अलंकार है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर क्या है बेटा? मुख जो है चंद्रमा के समान इन्होंने बताया है, तो दोनों में क्या है? सादृश्यता जताई गई है, एक से दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बेटा? उपमा अलंकार है। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा अलंकार बेटा। देखें दूसरा अलंकार है बेटा हमारा रूपक अलंकार। आप देखें अगला हेडिंग है हमारा रूपक अलंकार, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये अलंकार भी कितने बार आया है। उपमा में ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना, इससे अगली वीडियो में आपको OMR शीट वाले प्रश्न कराऊंगा, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न आते कैसे हैं। आप समझ दें, बस इतना ध्यान रखें, जब दो चीज़ हो दोनों की लगभग सादृश्यता बताई गई हो, सादृश्यता का मतलब जो देखने में लगभग एक से हो, वहाँ चंद्रमा और मुख एक से बताए गए थे, इसीलिए वहाँ पर उपमा अलंकार था। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम रूपक अलंकार। रूपक में क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। उदाहरण देखते हैं बेटा, चरण कमल बंदौ हरिराई। इस उदाहरण में चरण प्रस्तुत हैं और कमल अप्रस्तुत है। चरण में कमल का आरोप है, चरण में कमल का आरोप है। इसमें एक चीज बेटा प्रस्तुत है और एक अप्रस्तुत है, मतलब उपस्थित नहीं है। चरण कमल बंदौ हरियाई, चरण किसके समान है? फूल के समान है। लेकिन आप अगर पिछले बारे में देखें तो चांद और मुख दोनों समान देखने में लग रहे थे, इसीलिए वहां बिल्कुल सादृश्य, इसी की तो बात हुई है। दिखने में जो एक से हो वहां पर उपमा लगेगा, और बेटा एक दूसरे की तुलना की जाती हो वहां आप रूपक कर देंगे। भेद रहित आरोप हो वहां आप रूपक कर देंगे। चरण कमल बंदौ हरिराई। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन विरंग। उदित उदयगिरी मंच पर, जब मंच पर श्री राम धनुष तोड़ने जाते हैं, रघुवर बाल पतंग, रघुवर का चेहरा एकदम सुंदर लगता है। बिकसे संत सरोज सब, सब संत जो होते हैं देखकर एकदम मनमोहक हो जाते हैं। हर्षे लोचन विरंग, और सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। सूर्य के समान तेज था भगवान श्री राम के चेहरे पर। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा है? रूपक अलंकार है। चलिए अब देखते हैं बेटा हम उत्प्रेक्ष अलंकार और अपने सिलेबस का अंतिम अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है? देखें मेरे प्यारे बच्चों, अनेक बार इससे भी प्रश्न आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। क्या की जाए बेटा? संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अब आप देखें, जनु जानो मनु मनु आदि इसके वाचक शब्द है। सबसे बढ़िया मैं आपको एक बात बताऊं, जनऊ से संबंधित जितने वर्ड हो, जैसे जनु जनो जनहु जनहु, या मनो से मनो मनु मनहु, कुछ भी शब्द हो आप समझ जाना। उस अब ये होंगे कहाँ शब्द, ये भी बता दूं। जैसे आपके पेपर में उदाहरण आएगा, अब उसमें वो पूछेगा कि कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा की तो 100% बहुत बेहतरीन परिभाषा, आपको कुछ इसका अर्थ जानने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, जहां पर जनहु से संबंधित कोई शब्द आ जाए, पूरे उदाहरण में मनहु से संबंधित कोई शब्द आ जाए,
तुरंत लगा देना उत्प्रेक्ष अलंकार। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत तुपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु परय प्रभात। अब हमें ये नहीं पता है कि इसका क्या अर्थ है, कौन सा अलंकार है, लेकिन हम इसको पता कर सकते हैं। कैसे? आप अगर ध्यान से देखें, इसमें मनो आ रहा है और मैंने कहा जनो मनो जनहु मनहु कुछ भी आ जाए आप तुरंत लगा देंगे उत्प्रेक्षा। तो इसमें मनो आएगा और जैसे ही मनो आ गया बेटा तुरंत आप लगा देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगले देखें, इस दोहे में पीटू पटु आतपु श्याम सलोने गात में नीलमणि सल की संभावना प्रकट की गई है और मनो शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु से संबंधित, जनहु से संबंधित कोई भी वर्ड आ जाए आपको तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में 3 ही अलंकार थे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। 2 रस थे, हास रस, करुण रस। 2 छंद थे, रोला और सोरठा। इस वीडियो में हमने तीनों टॉपिकों का अच्छी तरह से अध्ययन किया। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए होंगे। किसी कारणवश यदि आपको ये ना समझ आए तो इससे अगली वाली जो वीडियो बेटा जो OMR सीट के प्रश्न आएंगे वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे और हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है और सही टिक लगा पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।